ये कहानी मिस शाहीना के दादा की कहानी है। और ये कहानी 1990 की कहानी है। ये बताती है कि उस दौर में मेरे जो दादा थे वो पंजाब के एक गांव के अंदर रहा करते थे। बेसिकली ये जो गांव था ये एक कदीम गांव था। हालांकि यहाँ की जो आबादी थी वो इस कदर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी कोई फेस्टिवल होता, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल होता, तो ये जितने भी गांव वाले हैं सारे के सारे इकट्ठे होके ना सिर्फ उस खुशी में उस गम में शरीक हुआ करते थे, बल्कि दूसरे के गम और खुशी को अपनी खुशी और अपना गम समझा करते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस गांव के लोगों का एक मिजाज था कि जैसे ही मगरिब हो जाती, ख़ास तौर पे जब इशा की नमाज के बाद का टाइम होता, तो जब तक फजर नहीं हो जाती तो लोग रात में बेवजह निकलने से परहेज़ किया करते थे। अगर रात में कभी निकलना भी पड़ता तो ये लोग रात में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 बजे से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लिया करते थे। खैर इत्तेफाक से एक रात ऐसा हुआ कि किसी इमरजेंसी की सूरत में, या शायद दादी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से दादा को अपने गांव से दूसरे गांव का सफ़र करना पड़ा। जब ये अपने गांव से दूसरे गांव के लिए निकले तब तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन दादा बताते हैं कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे साथ क्योंकि दादी मौजूद थी और हम लोग एक तांगे के ज़रिए वापस आ रहे थे, तो जैसे ही हम लोग अपने गांव वाले एरिया में या उन खेतों में एंटर हुए जहां से हमारे गांव का आगाज़ हुआ करता था, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे अतराफ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे, औरतें, मर्द हैं जो कि हमें बैठे हुए, खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। हैरान कुन बात ये थी कि इतना अंधेरा था, वहाँ पे लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थी, और इस तरह से इन बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों का जगह जगह पे खड़ा होना और खड़ा होने के बाद कुछ अजीब तरीके से इनकी तरफ देखना, ये बड़ा हैरान कुन था। एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने गांव के बजाय किसी और गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और वाकई में जब इन्होंने तांगे वाले से बोला कि भला चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और रास्ते में, किसी और जगह, किसी और गांव के अंदर दाखिल हो चुके हो, लेकिन रास्ता वही था, वही मंजिल थी, और वैसे ही रोज़ाना तकरीबन ये तांगे वाला सफ़र किया करता था। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे सारे के सारे सफ़ेद कलर के लिबास में हैं, और हैरान कुन बात ये थी, ऐसा लग रहा था कि इनके जिस्म पे, इनके कपड़ों पे जगह जगह खून लगा हुआ है, जैसे कि शायद ये सारे के सारे ज़ख्मी हों या इनको ज़ख्मी करने के बाद यहाँ पे सज़ा के तौर पे खड़ा कर दिया गया हो। ये सारे के सारे लोग जो दादा को दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे ना सिर्फ अपनी जगह इंस्टेंट खड़े हुए थे, बल्कि देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि इनके चेहरे पे से या इनकी आंखों से ख़ास तौर पे अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था इनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही हैं, और अब सारे के सारे बाकायदा मेरे दादा, दादी और इस तांगे की तरफ देखना शुरू कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ ये सारे के सारे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और शायद ये दादा दादी को या इस तांगे वाले को या फिर इस घोड़े को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जो तांगे वाला था, इसको शायद इस बारे में थोड़ी बहुत मालूमात थी, लिहाजा इसने फ़ौरन से मेरे दादा दादी को कहा कि आपको जो भी कुरानी आयत आती हैं आप उनकी तिलावत शुरू कर दें। दादा बताते हैं कि जब मैंने तिलावत करना शुरू की तो ऐसा लगा कि ये सारे के सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और फिर कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे हमारे तांगे के पीछे भागना शुरू कर चुके हैं। कुछ अजीब सा इनका बिहेवियर था, ऐसा लग रहा था ये लोग हमें पकड़ के हमारी जान लेने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दादा बताते हैं कि पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार जब इन्होंने आयतुल कुर्सी की तिलावत करी तो देखते ही देखते ये जितने भी लोग थे एक एक करके वहाँ से धुआं बन के गायब होना शुरू हो चुके थे। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद जब दादा दादी ने, उस तांगे वाले ने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया, तो अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे कभी मौजूद ही नहीं था। खैर दादा दादी बताते हैं कि जब हम लोग घर आए, घर आते ही हम सबको, ख़ास तौर पे उस तांगे वाले को भी बुखार हो चुका था, बल्कि इस बुखार की वजह से हम तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ते तक मुसलसल अपने बिस्तर पे रहे, और इस दौरानी में जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब ने हम सब, ख़ास तौर पे हम तीनों पे दम दुरूद किया। इस गांव के बारे में या इस इलाके के बारे में कहा जाता था, बल्कि आप कह सकते हैं कि कहा जाता है, अक्सर यहाँ पे गुज़रे हुए लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जो सारे के सारे इस गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रूहें या उनके क़ारीन यहाँ पे चलने फिरने वालों को या गुज़रने वालों को
न सिर्फ दिखाई दिया करते हैं बल्कि अक्सर अपनी प्रेजेंस के साथ साथ वो इन तमाम लोगों को जो कि यहाँ से गुज़रते हैं उनको डराने की कोशिश किया करते हैं। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 2014-2015 का वाक़या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 16 नंबर यानी फेडरल बिरिया ब्लॉक 16 में जो कार्डियो मौजूद है उस कार्डियो के अंदर जॉब किया करता था। और मेरी जो जॉब थी, क्योंकि वो नर्स की जॉब थी, तो अक्सर मेरी जो ड्यूटीज़ हैं कभी वो दिन में होती, कभी शाम में होती, कभी रात में होती। खैर यहाँ पे शिफ्ट में काम करने का मसला नहीं था। मसला ये था कि वहाँ पे उस दौर में कुछ अलग तरह के मामलात थे, सियासी इश्यूज़ थे और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स मौजूद थी कि जितना भी स्टाफ था, ख़ास तौर पे मैं, रात में काम करने से अवॉइड किया करते थे। लेकिन अब आप जब जॉब कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब ये सिटी गवर्नमेंट की जॉब हो, तो आपको वो कुछ करना पड़ता है जो कि आपसे करने का कहा जाता है। वैसे ही मेरी जो शिफ्ट थी वो रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक के लिए कर दी गई। अब क्योंकि ये जो अस्पताल है वो स्पेसिफिकली दिल के मरीज़ों के लिए है, तो यहाँ पे 99% वो लोग आया करते हैं जिनको दिल के अमराज होते हैं। तो वैसे ही मैं अस्पताल में मौजूद था। रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एकदम से एम्बुलेंस में एक पेशेंट आया। ये जो पेशेंट था, इसके साथ कोई भी फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं था और एक साहब मौजूद थे जिनका कहना था कि ये जो साहब हैं, यानी जिनको हार्ट अटैक हुआ है, ये इनको एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए नज़र आए थे और देखते ही देखते एकदम से ये नीचे गिरे। और जब ये नीचे गिरे तो हमें लगा कि जैसे इनको हार्ट अटैक आया है। यानी मुख्तसरन जो साहब इनको यहाँ पे लेके आए थे वो इनके रिश्तेदार नहीं थे। खैर उस पेशेंट को छोड़ने के बाद ये जो साहब थे ये अपने घर के लिए रवाना हो गए और जो भी एक प्रोसेस होता है कि इनका नंबर या शनाख्ती कार्ड की कॉपी हमारे पास रखवा ली गई, क्योंकि जो भी पेशेंट को लेके आता है या जो भी उसका अटेंडेंट होता है उसकी डिटेल्स का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। खैर जिसको हार्ट अटैक हुआ था, यानी जो पेशेंट था, उसको जो है फिर वो अंदर ले आया गया। यानी कि इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने अपने तौर पे इसको ट्रीट करना शुरू किया और इसी तरह पहला दिन, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है कि ग्रेजुअली इस पेशेंट की जो तबीयत थी वो ना सिर्फ बेहतर हो रही थी बल्कि लग रहा था हर गुजरते हुए टाइम के साथ साथ उसकी तबीयत के साथ साथ वो नॉर्मल होना शुरू हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही 5 दिन गुजरे तो ये जो पेशेंट था ऐसा लग रहा था जैसे कभी बीमार हुआ ही नहीं था। इन 5 दिनों के अंदर इसके जो भी घर वाले थे, ये जो भी जानने वाले थे, उन लोगों ने भी राब्ता कर लिया था और ये जो एक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना था और उससे जो पहली वाली रात थी, यानी रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था, कि इस पेशेंट ने मुझे इशारे से बुलाया। अब जब इस पेशेंट ने मुझे इशारा किया और अपने पास आने का कहा, जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये मुझसे कहने लगा कि मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, अगर हो सके तो मुझे पानी पिला दें। अब जब उसने मुझसे पानी मांगा तो मैं जल्दी से गया, उसके लिए पानी लेके आया और जब मैं पानी लेके वापस आया तो ऐसा लग रहा था ये जो पेशेंट है आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही है और उसके चेहरे से मुसलसल पसीने छूट रहे थे। अब मैंने फ़ौरन से अपने तौर पे उसको फ़र्स्ट एड देना शुरू की और जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उनको भी जल्दी से कॉल किया। अब इससे पहले कि मैं डॉक्टर को बुलाता या डॉक्टर वहाँ पे पहुँचते, ये जो पेशेंट था ये एकदम से आंखें बंद करके बोलने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और मेरे जिस्म के अंदर से किसी चीज़ को खींचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो भी ताकत है वह आहिस्ता आहिस्ता करके पाँव के ज़रिए बाहर निकल रही है। एक अजीब सी कैफियत थी
जो उस पेशेंट पे तारी थी और उसका कहना था कि उसके अंदर से किसी चीज़ को खींच के निकाला जा रहा है। अब जब आमतौर पे कोई पेशेंट इस तरह की बात करता है तो सबसे पहले आपके जहन में यही आता है कि अल्लाह ना करे जैसे इसका दम निकल रहा है। अब जब उसने इस तरह की बातें शुरू की तो देखते ही देखते वो कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि मैं अब हवा में उड़ना शुरू हो चुका हूँ और मेरा जो जिस्म है वो यहीं पे मौजूद है। अगर हो सके तो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। अब इसी दौरानिए में जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे वो भी आ चुके थे और उनके मुताबिक इस पेशेंट को दोबारा से दिल का मसला हुआ था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जब उसको फर्स्ट एड दी गई या उसको तिब्बी इमदाद दी गई तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उसकी जो तबीयत थी वो दोबारा से स्टेबल हो गई। अब जब उसकी तबीयत स्टेबल हुई तो अगले दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि उस दिन जो आप बोल रहे थे कि मेरे जिस्म से कुछ खींचा जा रहा है या ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो आपको क्या फील हो रहा था? उस पेशेंट ने जब मैंने इस तरह का सवाल किया मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल चुकी है और ना सिर्फ मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल चुकी है बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह निकल के बाकायदा जहाँ पे दरवाज़ा या खिड़की मौजूद है वहाँ जाके खड़ी हो चुकी है। मैं ना ही मूव कर पा रहा था, ना ही मेरे हाथ और पाँव मेरा साथ दे रहे थे। एक अजीब सी गुनूदगी थी, एक अजीब सी कैफियत थी जो मुझ पे तारी हो चुकी थी। हाँ, दिल ही दिल में मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, अगर हो सके तो मुझे मज़ीद ज़िंदगी दे, मज़ीद मोहलत दे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अब जब मैंने उस पेशेंट से ये सारी बातें सुनी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि आपकी रूह आपके जिस्म से बाहर भी निकल जाती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा से आपके जिस्म में दाखिल हो जाया करती है। यानी कि अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे ज़िंदगी अता करता है। मेरा नाम सीमा है और मैं इंडिया के एक अस्पताल में पिछले 18 सालों से नर्स के तौर पे काम किया करती हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी मेडिकल से एसोसिएटेड लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेज हों या वहाँ का दीगर अमला हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात ज़रूर होते हैं जिनके ऊपर यकीन करना दूसरे लोगों या बाहर के लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो मेरे साथ भी पेश आए हैं, लेकिन एक वाक़या जो कि 2018 का वाक़या है और ये इस तरह का वाक़या है कि जब मेरे साथ पेश आया था तो काफ़ी अरसे तक मैं इस ट्रॉमा से या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई थी। अब हम क्योंकि नर्स हैं और हमारा काम ही अस्पताल में मौजूद रहना होता है, तो इस दौरानिए में जबकि हमारे ड्यूटी आवर्स चला करते हैं तो बहुत सारे एमरजेंसी केसेस हैं जो हमारे सामने आया करते हैं। वैसे ही हमें पता चला कि शिमला के अंदर एक औरत ने सुइसाइड करने की कोशिश की है और उस कोशिश के नतीजे में वो इस कदर बुरी हालत में है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उसका बचना या यहाँ से वापस अपने घर सही सलामत जाना तकरीबन नामुमकिन है। खैर, अब क्योंकि हम मेडिकल स्टाफ हैं तो हम कभी भी इस तरह की नेगेटिव बात या बुरी बात नहीं किया करते। ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनके सामने या उनके वर्षा के सामने इस तरह की बातों से परहेज़ किया जाता है। बहरहाल वो जो औरत थी जिसने सुइसाइड करने की कोशिश की थी वो हमारे पास एमरजेंसी यानी आईसीयू के अंदर मौजूद थी और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि अगर 1% भी उसकी जान को बचाने की कोई पॉसिबिलिटी हो तो हम उसको 100% में कन्वर्ट कर सकें। इत्तफाक से जब ये जो पेशेंट रूम के अंदर यानी आईसीयू में मौजूद थी तो मैं भी उसके करीबी थी और मुसलसल उसकी शक्ल पे या उसके चेहरे पे गौर कर रही थी। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं,
लेकिन मुख्तलिफ इशारों से या मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के पेशेंट्स को मना करते हैं कि बोलने से या बात करने से परहेज़ करें। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस पेशेंट ने ना सिर्फ मेरा नाम लिया बल्कि मेरा नाम लेके मुझे बोलने लगी कि मेरे करीब आओ। अजीब बात ये थी कि ना उस पेशेंट ने मेरी शक्ल देखी थी, ना ही वो मेरे नाम के बारे में जाना करती थी और ना ही मेरा माजी में उससे कोई ताल्लुक़ था। लेकिन जब उस पेशेंट ने बाकायदा मेरा नाम लिया, मुझे मुखातिब करके अपने करीब बुलाया, तो अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहा कि जाओ इसके पास जाओ, इससे पूछो ये क्या कहना चाहती है। अब जैसे ही मैं उस औरत के बिल्कुल करीब गई तो वो कहने लगी कि मुझे अपने चारों तरफ अजीब सी रोशनी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पेस में या फ़िज़ा में मौजूद हूँ और शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता करके हवा में उड़ती चली जा रही हूँ। अजीब बात यह है कि बहुत सारी रोशनी या लाइट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन लाइट्स के दरमियान ऐसा लग रहा है एक गोल सी लाइट है और उस लाइट के चारों तरफ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ देर तक ये जो पेशेंट थी वो इस तरह की बातें करती रही और फिर एकदम से उसने कहना शुरू किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़ी अंधेरी सी जगह में या किसी ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अजीब बात यह है कि इस अंधेरी गली में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मेरे जो मरहूमीन हैं, यानी जो इस दुनिया से इसके जानने वाले रुखसत हो चुके हैं, वो उसको अपने लेफ़्ट और राइट में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। बारी बारी करके वो कभी दादी, कभी नानी, कभी फुप्पो, इस तरह करके बहुत सारे जो भी उसके मरहूमीन थे उनका बताती जाती और कहती कि देखो ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसी तरह करके उसने तकरीबन 8 या 10 लोगों के बारे में मुझे मालूमात दी। ये कहते कहते आखिर में उसने कहा कि बस अब मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है और मैं भी इन लोगों के पास वापस जा रही हूँ। अगर मेरे घर वालों से या मेरे जो भी बच्चे वगैरह हैं उनसे आपका राब्ता हो तो उनको कह दीजिएगा कि मैं जिनके पास जा रही हूँ उनके पास मैं हमेशा खुश रहूँगी और महफूज रहूँगी। अब ये कहने के बाद वो जो औरत थी उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद एकदम से ऐसा लगा कि उसकी बॉडी हिलना शुरू हुई है। अब ऐसा लग रहा था कि वाकई में उसका जो दम है वो निकलना शुरू हो चुका है और अगले मुश्किल से 5 या 7 मिनट तक वो इसी तरह मूव करती रही। डॉक्टर्स या जितना भी स्टाफ था वो अपने तौर पे इसको बचाने की या अलाइव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जितनी भी कोशिशें थीं वो सारी की सारी ज़ाया हो गईं और देखते ही देखते ये जो भी औरत थी ये इस दुनिया से कूच कर गई। अब जब मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा और इस तरह से देखा कि उस औरत ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा, आप यकीन करें कि एक अरसे तक इस ट्रॉमा से या इस वाक़ये से ना ही मैं निकल पाई और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला मौजूद था कि इस खौफनाक वाक़ये को किसी भी सूरत फरामोश कर सकूं। आज भी जब मुझे ये वाक़या याद आता है तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि मैं सोचती हूँ कि इंसान का इस दुनिया से जाना भी कितना मुश्किल मरहला है।